सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां रहेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। ये पोयम आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का कई बार आपने सुना होगा। लेकिन ये देश कैसे रहेगा जब देश में डेमोक्रेसी होगा? और कैसे माने कि देश में डेमोक्रेसी है? जब किसी भी कंट्री में रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन होते हैं, और वो इलेक्शन कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे होना चाहिए और फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ऑलराइट, अभी अभी हमारे देश में 18th लोकसभा का इलेक्शन कंप्लीट हुआ, 4 जून को इसका रिजल्ट भी आया, और उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए ने अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेसिडेंट जो हैं उनके पास जो मिनिस्टर बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ओथ लिया। डियर एस्पायरेंट्स, डू यू नो व्हाट आर द रिलेशनशिप इन द गवर्नेंस of the president and the council of minister? First question. Second is how council of minister governs? Second question. The third question is what are the constituents of council of minister? Fourth question is what are the responsibilities of council of minister? And the fifth question is what are the responsibilities of president in order to maintain the governance with the relationship with council of minister? इन सभी फिफ्थ क्वेश्चन को, पांचों क्वेश्चन को आज हम लोग इस लेक्चर में डील करेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी पर्सपेक्टिव्स, इवन फॉर द प्रीलिम्स एंड इवन फॉर द मेंस। लेट्स स्टार्ट। पहले देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल जो हैं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए डिपेंडेंट होते हैं, और कहां से जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट जो है पावर डिराइव करते हैं फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट है आर्टिकल 74। Article 74, Council of Minister to aid and advise the President of India. The second one is Article 75, that is other provisions for minister. The third article is Article 77, and that deals with the conduct of business of the government of India. The fourth article is Article 78, duties of the Prime Minister with respect to the furnishing of information to the President. And the fifth article is Article 88. Right of ministers with respect to house. You need to remember all these 5 articles which deals with the matter of council of minister and president in itself. Okay, now let's start each article in detail. We have article 74 now, council of ministers to aid and advise the president. Now इससे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। 1979 की बात है। उस समय किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं थी कि वो आपको गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर पाते। ऐसे में जो प्रेसिडेंट हैं वो इनवाइट किए चौधरी चरण सिंह को कि आप आए और सरकार बनाएं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करें, और चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। होता क्या है, इस बीच में उन्होंने क्या किया, नॉट एडवाइज्ड प्रेसिडेंट हुआ करते थे नीलम संजीवा रेड्डी, टू समन द पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट को समन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। बट टू समन द पार्लियामेंट, इसके लिए एडवाइस कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ओके, अब प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, एडवाइस ही नहीं दिया प्रेसिडेंट को कि आप पार्लियामेंट को समन करें। अब पार्लियामेंट का समन ही नहीं होगा तो कैसे आप दिखाएंगे पार्लियामेंट में जाके कि हमारी पार्टी जो है मेजोरिटी में है? और ऐसे ही करते करते कई समय बीत गए। राइट, इसी बीच में जो है चौधरी चरण सिंह प्रपोज 7 ऑर्डिनेंस टू प्रेसिडेंट टू पास, बट नीलम संजीवा रेड्डी ने किसी भी ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट नहीं किया, किसी भी ऑर्डिनेंस को प्रपोज नहीं किया कि इसको मैं आगे चलकर लॉ बना दूं। ये आपको कहानी चलती रही। नाउ कम टू द आर्टिकल 74। यहां क्यों हुआ? क्योंकि देखा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर ऑफ लॉ मेकिंग। उसके बाद के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया, वो सतर्क हो गए, और उसके बाद जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है तो वो 2-3 वीक के अंदर ही क्या करते हैं, मेजोरिटी प्रूव करवा लेते हैं आपको ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सभी सतर्क हो गए उसके बाद। तो आर्टिकल 74 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ये याद होना चाहिए। अब इसमें देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक होंगे और उनको हेड कौन करेगा, रूल कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट who shall in the exercise of his function to act in accordance with such advice। और जो प्रेसिडेंट होंगे वो उसी एडवाइस के हिसाब से क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। बट इसमें कुछ चेंजेस आते हैं बाद में। द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस। यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एडवाइस दिया है किसको, प्रेसिडेंट को, यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि इसको फिर से रिकंसिडर करना चाहिए, वो रिकंसिडरेशन के लिए फिर से वापस भेज देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ऑलराइट, हाउएवर द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने वही एडवाइस वापस भेजा है प्रेसिडेंट को आफ्टर रिकंसिडरेशन, तो वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। अब यहां पर जाकर के कई बार टसल हो जाते हैं, यहीं पर पता चलता है, क्वेश्चन रेज होते हैं कि प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल और द प्राइम मिनिस्टर लेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मोर पावरफुल। ये डिबेट हमेशा चलता रहता है, ये डिबेट आप लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। Now, the advice tendered by the ministers to the president shall not be inquired into any court। यानी कि जो एडवाइस जो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देता है किसको, प्रेसिडेंट को, उसका जो होगा एडवाइस किसी भी लॉ ऑफ कोर्ट में उसकी इंक्वायरी नहीं होगी कि क्या एडवाइस दिया गया। ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में डायरेक्ट इसी से स्टेटमेंट फॉर्म कर दिए जाते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ वी हैव the next article and that is article 75, that is article 75। all right, very important article। other provisions to the minister, the prime minister shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of the minister। यानी कि प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे, आपको प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट किया जाएगा वो किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। आफ्टर दैट प्रेसिडेंट जो करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर बनेंगे उनको भी अपॉइंट करेंगे, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, याद रहेगा। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15%। जितने भी आपको लोकसभा की स्ट्रेंथ होती है उसका 15% से ज्यादा आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेंबर नहीं होने चाहिए। क्या ये शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में था? नहीं। दिस एडेड बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ओके, a member of either house of the parliament belonging to any political party who is disqualified on the grounds of defection shall also disqualification for the appointment as a minister। किसी भी मिनिस्टर को जिस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा हुआ है, जिस कारण से वो डिस्क्वालिफाइड हो गया है, अब वो किसी कारण से मिनिस्टर भी नहीं बनेंगे, क्योंकि एज ए मेंबर वो डिस्क्वालिफाइड हो गए, तो मिनिस्टर ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालिफाइड हो गए। ओके, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। The Union Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha। कई बार एस्पायरेंट्स को ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, काफी कंफ्यूजन बना रहता है। इसी डिस्कशन के लास्ट में मैं डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन किया गया है। सो डोंट वरी फॉर दैट। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं, लोकसभा के। इसमें राज्यसभा आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, तो राज्यसभा नहीं होगा, ओनली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, लोकसभा। ओके, बिकॉज लोकसभा इज द हाउस ऑफ कॉमन्स। ऑलराइट, द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू द मिनिस्टर। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं जितने भी आपको प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ जो मिनिस्टर बनेंगे उनकी ओथ को। ऑलराइट, और मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। ठीक है ना, 6 महीने तक यदि वो किसी भी हाउस के यदि मेंबर नहीं बनते हैं, उनका मिनिस्टर का पोस्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा, चला जाएगा। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। सैलरी जो होता है इनका मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। यहां से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आर्टिकल 74 को आपने डिटेल में समझा, आर्टिकल 75 को आपने डिटेल में समझा और आपने जाना कि what are the provisions in the article 74 and 75 with relation to the president and council of minister। all right, okay, now come to the next point regarding the composition of union council of minister। dear aspirants, council of minister अभी क्या फॉर्मेशन होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नमेंट जब चलती है तो उनका क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने परसेंट होते हैं लोकसभा स्ट्रेंथ के, 15%। ओके, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं। कब आया है, बाद में अमेंडमेंट के बाद। ऑलराइट, ओके। कंपोजिशन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या है, द फ्रेज
कौन सी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जगह पर कई जगह यूज किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कई जगह यूज किया जाता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो यू नीड नॉट टू कंफ्यूज, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाए कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ और होता होगा, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ और होता होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं पर ऐसे ही लिखा जाता है वो डिफरेंट होता होगा। ऑल आर सेम, वन इज इन द सेंस ऑफ स्टेट एंड वन इज इन द सेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं अभी बात कर रहा हूं, यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड कंप्राइजेज द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। इसके थ्री कैटेगरीज होते हैं, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जिसको एमओएस कहते हैं, तीसरे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर। ऑल राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी वेल राइट नाउ। नाउ कैबिनेट मिनिस्टर्स वी हैव, cabinet ministers are the ones who had important ministries such as home, defense, finance etc। कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर होते हैं और ये सारे मिनिस्टर बन के कितने परसेंट होंगे? 15% होंगे ओनली। इसी 15% में कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर उनको कहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को लीड करते हैं, हेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, ये सब आता है दोस्तों कैबिनेट मिनिस्ट्री में, कैबिनेट मिनिस्ट्री में। और उसके जो मिनिस्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। दीज मिनिस्टर्स आर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, अटेंड द मीटिंग्स, मीटिंग इनकी होती है और इनका इंपॉर्टेंट की रोल होता है व्हाट? पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसीज गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होने वाली है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है उसमें इंपॉर्टेंट इनका क्या होता है? रोल होता है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑल राइट, नाउ द सेकंड वी हैव मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट का क्या रोल होता है? एमओएस। देखिए इनका क्या होता है, इनके दो तरीके के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। एक क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर में बहुत काम होता है, जैसे होम मिनिस्ट्री बहुत काम है इसमें, राइट, रेल मिनिस्ट्री, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसमें बहुत अधिक काम होते हैं, बहुत अधिक वर्कलोड होता है। इसलिए एक कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में कुछ क्या कर दिए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो होते हैं उनको अटैच कर दिया जाता है, ताकि आप क्या करें, कैबिनेट मिनिस्टर की वर्कलोड को कम करें, उनको अटैच कर दिया जाता है। क्लियर है? काम वो वही करते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर का काम होता है, बट कैबिनेट मिनिस्टर का पावर उनके पास नहीं होता है। ठीक है, वो मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, हाँ जब बुलाया जाएगा तभी जाएंगे, बिना बुलाए वो मीटिंग अटेंड करने नहीं जाएंगे। ऑलराइट, तो इनको कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट नहीं होता है, बट दे आर अटैच्ड विद द कैबिनेट मिनिस्टर टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ऑलराइट, क्लियर हो गया? तो एक तो फॉर्मेशन, एक रोल हो गया इनका अटैच वाला। दूसरा टाइप्स क्या होता है, गिवन एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। किसी को इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है किसी भी आपको डिपार्टमेंट का। ऑलराइट, अब जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अटैचमेंट द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में आइदर बी गिवन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब अलॉटेड स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ वर्क, उनको एक काम मिल जाता है किसमें, जो अटैच होते हैं। नाउ इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज the ministers of state perform the same functions and exercise the same powers with respect to their ministries and departments as the cabinet minister। जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है वो अपने मंत्रालय के अपने मिनिस्ट्रीज के पूरा पावर उनके पास अपने पास रखते हैं और पूरे तरीके से अपने पावर को यूज करते हैं जिस मिनिस्ट्रीज का उनको मिनिस्टर बनाया जाता है। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं। एक क्या होता है, अटैच। अटैच किसके अंदर होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर होते हैं। क्लैरिटी हो गई? जो इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं वो अटैच नहीं होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उससे अलग होते हैं। क्लियर है? ओके, क्योंकि गवर्नमेंट में से कई मिनिस्ट्री होते हैं, कई डिपार्टमेंट होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में नहीं होता है, बट दैट इज फार मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नेंस, फॉर द पब्लिक वेलफेयर। ऑलराइट, that's why there are various ministers who are come under the category of minister of state under the independent charge. However, they are not a member of the cabinet and do not attend in the meetings unless specifically invited। इनको भी क्या होता है, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, ये भी कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते हैं, बट यदि इनको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है फॉर मीटिंग, तो वो फिर मीटिंग अटेंड करने के लिए जाएंगे। क्लैरिटी हो गई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपने कैबिनेट मिनिस्टर को समझ लिया, उसके डिफरेंट प्रोविजंस को आपने समझे, दो पार्ट आपने उसके बाद समझा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में दो पार्ट होते हैं, एक अटैच होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। राइट, नाउ कम टू द डेप्यूटी मिनिस्टर। अब हम लोग जानेंगे डेप्यूटी मिनिस्टर्स के बारे में।
डेप्यूटी मिनिस्टर्स क्या होते हैं? डेप्यूटी मिनिस्टर्स आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, इनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है, यानी कि कोई इनका इंडिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट नहीं होता है। दे आर रेदर अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड असिस्ट देम इन देयर ड्यूटी। सेम होता है, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के अटैच होते हैं कुछ, ऐसे ही जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हो गया, उसके कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर किसी को अटैच किया गया, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एग्जांपल 1, इनके अंदर कुछ अटैच कर दिया गया आपको, क्या, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, राइट। अब इनका भी वर्कलोड कम तो नहीं होता, ये भी बहुत अधिक होता है, कुछ डेप्यूटी मिनिस्टर इसको अटैच कर दिया जाता है, कुछ डेप्यूटी मिनिस्टर इनको अटैच कर दिया जाएगा। ओके, डेप्यूटी मिनिस्टर ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ऑलराइट। तो ये कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इनको अटैच किया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो होता है इनका भी काम बहुत अधिक होता है, तो कुछ डेप्यूटी मिनिस्टर इनको अटैच कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? ये एक हो गया तरीका, इनका एक पार्ट हो गया। एक सेकेंड इनका और पार्ट होता है, जैसे कि कोई इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है, उनके भी कई काम होते हैं, राइट, उनका भी वर्कलोड बहुत अधिक होता है, उनको भी कुछ डेप्यूटी मिनिस्टर अटैच कर दिया जाता है टू असिस्ट cabinet minister also, to assist ministry of state attached cabinet minister also, to assist ministry of state independent charge also, इसको कहते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। क्लैरिटी हो गई? क्लैरिटी हो गई? ओके। They are not members of the cabinet and do not attend the meetings of the cabinet. Of course they are not members of the cabinet. Now जो फोर्थ पार्ट होता है इसका, इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। इनको लेकर के कई एस्पायरेंट्स में कंफ्यूजन बना रहता है कि सर ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज क्या होता है। देखिए, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज comprises another category of ministers, however they are not members of the central council of ministers। ये भी मंत्री की तरह ही होते हैं, मिनिस्टर ही होते हैं, but they are not part of council of minister, they are not part of council of minister। देखिए इसके पीछे क्या कहानी होती है। एक तो गवर्नेंस मॉडल होता है, वर्कलोड बहुत अधिक होता है, देयरफॉर वी नीड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज आल्सो। बट कई बार क्या होता है, मंत्री पॉलिटिक्स में कई लोग होते हैं जो जीत कर जाते हैं, अब सबको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो नहीं ला सकते आप, तो कोई व्यक्ति नाराज हो गए, कोई सांसद जी नाराज हो गए, नेताजी नाराज हो गए, तो वो जो नेताजी नाराज हो जाते हैं ना, उनको यहाँ पर थोड़ी सी खुशी दे दी जाती है कि आइए आप भी मंत्री बन जाइए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं तो सही, लेकिन मंत्री पद तो रहेगा ही। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का वो क्या करते हैं, रोल निभाते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन आपके लिए पूछ लिया जाएगा कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा। अब प्राइम मिनिस्टर जिनको अपॉइंट करेंगे वो अपने ही पार्टी के करेंगे लोगों को। दे डू नॉट हैव एनी डिपार्टमेंट्स अंडर देयर कंट्रोल, इनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं होता। रादर दे आर अटैच्ड टू द सीनियर मिनिस्टर्स एंड असिस्ट देम इन द परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। इनको भी क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, किसी कैबिनेट के अंदर अटैच कर दिया जाएगा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंदर अटैच कर दिया जाएगा, या फिर जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं उनके अंदर अटैच कर दिया जाएगा। तो ये भी क्या करते हैं, आपको असिस्ट करते हैं। For what? For governance, assist to council of minister, but they are not part of council of minister। क्लैरिटी हो गई? आर्टिकल 74 आप लोगों ने समझा, आर्टिकल 75 आप लोगों ने डिटेल में समझा, उसके बाद हम लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को समझा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो 3 अलग अलग पार्ट होते हैं जिसको मिलकर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। कैबिनेट मिनिस्टर आपने समझा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपने समझा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के 2 पार्ट हो गए, एक अटैच्ड हो गया, अटैच्ड टू व्हाट, कैबिनेट मिनिस्टर, एक हो गया मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज। फिर आपने समझा डेप्यूटी मिनिस्टर के बारे में, फिर आपने समझा पार्लियामेंट सेक्रेटरीज के बारे में। पार्लियामेंट सेक्रेटरीज इज द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और नॉट? इट इज नॉट पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज अपॉइंटेड बाय whom? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। इट इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, नॉट बाय द प्रेसिडेंट। ऑलराइट, ये भी आपने समझ लिया। इससे एक आध क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस 2 टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मेंशन्ड, राइट। क्या क्या है? एक जो मेंशन है जिसको कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा जो मेंशन है उसको कहते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रीलिम्स में आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी डायरेक्टली नहीं, हो सकता है आगे चल के प्रीलिम्स में आपको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और दोस्तों ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और एक तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, एंड दैट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, लेट्स डिस्कस ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वेरी डिटेल। ओके, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आर्टिकल 75, Article 75 contains the principle of collective responsibility and provides that a Union Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके पास, किसका? लोकसभा का। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? आर्टिकल 75। नाउ कैसे? जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास बहुमत नहीं होगा, मेजोरिटी नहीं होगी सरकार के पास, तो ऐसा नहीं है ना कि एक बने रहेंगे पावर में और दूसरा पावर से चले जाएंगे, सबों की कुर्सी चली जाएगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। यदि प्राइम मिनिस्टर चले गए तो पूरी सरकार चली जाएगी। इसी को कहा जाता है दे विल स्विम टुगेदर, दे विल सिंक टुगेदर, साथ तैरेंगे और साथ ही डूबेंगे। ओके, तो व्हेन द लोकसभा पासेज ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देंगे, सरकार अपने आप चली जाएगी, गवर्नमेंट फॉल हो जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगी, फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा। ओके, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होगा, इंक्लूडिंग दोज मिनिस्टर्स हु आर फॉर्म राज्यसभा, मींस दैट जो मिनिस्टर राज्यसभा से भी यदि मंत्री बने हुए हैं वो भी, उनकी भी कुर्सी चली जाएगी। यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा आपके लिए। देखिए मैं फिर से समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, पास हो गया, सरकार ने रिजाइन कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, सरकार चली गई। अब लोकसभा क्या हो गया? लोकसभा में इनकी बहुमत खत्म हो गई, लेकिन जो राज्यसभा से चुन करके मंत्री बने हुए हैं उनकी भी मंत्री पद, जो उनका भी मिनिस्टरियल पोस्ट जो है वो भी यहां पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो भी मिनिस्टरियल पोस्ट भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यह समझना यहां पर जरूरी है। दूसरा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द ग्राउंड्स दैट द हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द इलेक्टोरेट फेथफुली एंड कॉल्स फॉर द फ्रेश इलेक्शंस। यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको एडवाइस भी दे सकता है प्रेसिडेंट को कि आप फिर से चुनाव करवा लीजिए। ये भी क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर से चुनाव करवाया जाएगा तो फिर से सरकार क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, सबकी कुर्सी एक साथ चली जाएगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, after that the president may not oblige the council of ministers that has lost the confidence of the Lok Sabha. The decisions of the cabinet ministers bind all the ministers even if they differ with यदि कैबिनेट मिनिस्टर का कोई डिसीजन है तो ये सभी पर बाइंडिंग होता है। ये भी क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लीजिए कि आप कैबिनेट मिनिस्टर से डिफर करते हैं, कोई बात नहीं, आप रिजाइन कर दीजिए, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, कैबिनेट मिनिस्टर जो डिसीजन देती है वही मानना पड़ेगा, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई बात समझ में? इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्री विद सच अ डिसीजन एंड इज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट, ही और सी मस्ट रिजाइन फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। आई बात समझ में? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंस में भी क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम्स में भी यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत कंफ्यूजिंग भी रहता है। आफ्टर दैट वी हैव इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है? आर्टिकल 75 ऑल्सो कंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इट मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर इवन एट अ टाइम व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। फॉर एग्जाम्पल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके पास क्या है? मेजोरिटी है लोकसभा में, वो सरकार में है, गवर्नमेंट में बनी हुई है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? किसी एक व्यक्ति को, किसी एक मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर दैट द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, very important point. In case of the difference of opinion or dissatisfaction with the performance of a minister, the prime minister can ask him to resign or advise the president to dismiss him. मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई मंत्री जो है, मिनिस्टर जो है, they are not working well or they are not working on the line with the party politics or with the line with the ideology of the government, then prime minister will ask that particular person either you resign or advise the president to resign him. Okay, to remove him. By exercising this power, the prime minister can ensure the realization of the rule of collective responsibility. And इससे भी क्या होगा? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी
ये फॉलो करते करते इससे भी फील होता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तक आप पहुंच रहे हैं। इट मीन्स दैट इफ यू आर फुलफिलिंग द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स दैट यू आर ऑल्सो फुलफिलिंग द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल राइट, नाउ द थर्ड वन वी हैव नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन ब्रिटेन में क्या होता है, कोई भी ऑर्डर यदि किंग ने पास किया है दैट इज ऑल्सो काउंटर साइंड बाय द मिनिस्टर, और इसमें यदि कोई वायलेशन होता है किसी लॉ का तो दैट मिनिस्टर विल बी लायबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लायबल एंड रिस्पॉन्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन में कोई लॉ पास हुआ, कोई ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर किसने दिया, किंग ने दिया, बाद में वो काउंटर साइन होगा वहां के मिनिस्टर के द्वारा भी। मिनिस्टर विल ऑल्सो काउंटर साइन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, and if that order is violating any law of that particular land, it means that minister is also responsible and liable in the court of law। ये ब्रिटेन में ऐसा होता है। That means what? That is legal responsibility। But in India क्या होता है, जो भी काम होता है that is in the name of president, that is the order of the president, that is the order of the president। बट यहां पर क्या होता है, उसका काउंटर साइन किसी भी मिनिस्टर का नहीं होता है। दैट्स व्हाई काउंटर साइन ऑफ अ मिनिस्टर फॉर अ पब्लिक एक्ट शुड बी काउंटर साइन। देखिए, देयर इज नो प्रोविजंस फॉर अ सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर। ऐसा कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो भी ऑर्डर पास होता है दैट इज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, उसका कोई काउंटर साइन मिनिस्टर के द्वारा नहीं होता है। इसलिए मिनिस्टर क्या होते हैं, उस ऑर्डर के लिए किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में लायबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। That's why if they will ask you in the question in the prelims that Council of Minister is legally responsible for an order passed by the president, no, legal responsibility उनकी नहीं होती है। उनका दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव नेचर ऑफ द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब एडवाइस दिया किसने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, क्या मानेंगे? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा लिखा गया था 1976 में कि प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइस होता है दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। इमरजेंसी के बाद का अमेंडमेंट है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। बट इसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1978 में इसको हटा दिया गया। इसमें लिखा गया कि नहीं, प्रेसिडेंट जो होंगे उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, रिकंसिडरेशन के लिए फिर से भेजा जाएगा किसके पास, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। द नेचर ऑफ एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्ट्री टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट, ये मैंने पहले बताया। और जो एडवाइस आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से दिया जाएगा किसको, प्रेसिडेंट को, वो किसी भी कोर्ट में उसकी इंक्वायरी नहीं होगी। दिस प्रोविजन एम्फसाइजेस द इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड मिनिस्ट्रीज। और इसी प्रोविजन के कारण इसको मैं कह सकता हूं या आप कह सकते हैं कि देयर इज द कॉन्फिडेंशियल रिलेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। डियर एस्पायरेंट्स, in today's lecture we have discussed about the Council of Minister, about the different articles of our constitution which gives the power to the Council of Minister and which also makes the balance between the relationship between the President and the Council of Minister. We have also discussed the different responsibilities that is taken by the Council of Minister in very much detail. In the next lecture we will discuss the different topic. Thank you very much. See you again.